पाकिस्तानी चीफ आईएसआई चीफ अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं और ये भारत के लिए ख़तरे की घंटी है। अब्दुल याकूब जी अभी तो सरकार बनी नहीं है, अभी तो कोई इनविटेशन आया नहीं है, ये अचानक से आईएसआई चीफ क्यों पहुंच गए वहां पर? देखें, ये तो अब कोई आईएसआई का स्पोक्स पर्सन ही आपको बता सकता है कि वो क्यों गए। इस पे तो मैं कमेंट नहीं कर सकता कि क्यों गए हैं वो। पॉलिटिकली अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो लेकिन याकूब जी, आपकी पार्टी, आपकी सरकार है ना वहां पर, तो कम से कम ये तो बता सकते हैं आप। बात है, हमारा स्टेक बड़ा हाई है वहां आपकी पे। खुफिया एजेंसी है ना। देखें, हमारा स्टेक वहां पे बड़ा हाई है और आज से नहीं रहा, ये हमेशा से। आपको एक इसकी हिस्ट्री है ये। उसमें 92 में भी यहाँ पे हमारा पेशावर रिकॉर्ड हुआ था, सारे आए थे। और आपको पता है कि अभी नॉर्दर्न अलायंस वाले भी जब फॉल ऑफ वो हुआ है काबुल, तो उसके बाद ये सारे हमारे पास आए हैं। तो डेफिनेटली जब अफगानिस्तान में कुछ होता है तो अफगानी जो लोग हैं या वहां पे जो ट्राइबल लीडर्स हैं या पॉलिटिकल उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनका वो भी हमारी तरफ देखते हैं। वो आपकी तरफ नहीं देखते कि वो आपसे कुछ उम्मीद लगाए बैठे हो। $3 बिलियन आपकी तरफ याकूब जी, $3 बिलियन। और उसके अलावा एक इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, अगर आपको गिनवाने लगें तो आप हैरान रह जाएंगे जो हमने किया है। और इस वक्त जितने शरणार्थी हमारे यहाँ हैं वो आप सोच भी नहीं सकते हैं कभी। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि बिना ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना पाकिस्तान। अरे तालिबान की अभी सरकार बनी नहीं, गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ नहीं, आप पहुंच गए कि साहब हम हमारी मदद ले लो, हम आपके साथ हैं। क्यों? यही बात अगर आपको समझ आ जाती कि जी आप $3 बिलियन वहां पे इन्वेस्ट करके भी अपना कोई स्टेक वहां पे नहीं कर सके, या कर चुके ना। उनके अफगानिस्तान के लोगों के दिलों में जगह बनाई है हमने किसी मैलाफाइड इंटरेस्ट के लिए नहीं किया है वहां पर याकूब जी। हमने तो लोगों की मदद की है। आज हिंदुस्तान में कितने अफगानी हैं, वो यहाँ रह रहे हैं, वो यहाँ जिंदा हैं, वो यहाँ उनके बच्चे पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान ने तो आपने तो अपनी बॉर्डर सील कर दी। आपने तो कहा कि नहीं आएंगे अफगानी, हमारे वहां नहीं एंटर कर सकते। वो बच्चे जो नॉर्दर्न अलायंस के जो पार्टीज हैं, उनके कुछ बच्चे जो प्रो इंडियंस हैं, जो आपके उसके इंटरेस्ट को वहां पे सर्व करने की कोशिश करते हैं, जिनको आप अशरफ गनी कह ले, तो अफगानिस्तान जो है ना वो एक चंद महदूद अशरफ गनी रजीम या चंद वार लॉर्ड्स नहीं है जिनको आपने अपनी तरफ करने की कोशिश की, खींचने की कोशिश की। हमने कोशिश नहीं की याकूब जी। याकूब जी, हमने तो लोगों की सिर्फ मदद की है। हमने तो सिर्फ लोगों को खाना खिलाया है ना। और याकूब जी ये भी आपको बता दें, फर्क आपको बता दें, फर्क यहाँ पर क्या है। फर्क यहाँ पर सिर्फ ये है याकूब जी, फर्क ये है कि आपने तालिबान को हथियार दिए, आपने तालिबान को पैसा दिया, आपने अफगानिस्तान में खून खराबा किया और हमने अफगानिस्तान का विकास किया, वहाँ पे शांति स्थापना करने की कोशिश की। जनरल सिंह, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को अभी से डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पीछे छूट जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हमने जो मदद करनी थी तालिबान की कर दी और तालिबान अब हमें भूल जाए? तो जल्दबाजी में ये आईएसआई चीफ वहां पर पहुंच गए हैं, बिन बुलाए, बिन कुछ सोचे समझे, और इससे हमें कितना अलर्ट रहना है? सर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, ये डीजी आईएएस का काबुल में जाना और पहली बार कोई मैं कहूँगा ऑफिशियल तरीके से इतने बड़े पैमाने, इतने बड़े लेवल का जो ऑफिसर गया है, इसमें तो एक सस्पिशन सा होता है। मैं बताता हूँ आपको क्यों। क्योंकि इस वक्त इस क्षण के अंदर में पंचशील के अंदर में पाकिस्तान के कमांडो, उनके ऑफिसर, उनके जवान, उनके हथियार, उनके गाड़ियां, पार्टी गन और हेलीकॉप्टर गए हुए हैं लड़ने के लिए रेजिस्टेंस फोर्स के साथ में जो लड़ाई चल रही है। और जहां इनको तालिबान और उनके साथ में जो अलकायदा और पाकिस्तान से गए हुए ये सोल्जर्स हैं, उनको बड़ी मात्रा में उनको नाकामी मिल रही है। दूसरा, उनके जो डिप्लोमेटिक वाले हैं वो गए हुए हैं दोहा में मिलने के लिए, और डीजी आईएएस गए हैं काबुल में मिलने के लिए। मेरे को तो लगता है कोई रिवर्स है, बहुत बड़ा रिवर्स हुआ है, बहुत बड़ी उनको हानि हुई है जिसके कारण डीजी आईएएस से गए हैं। और देखिए, एक बड़ी बात ये है कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी का जो मुखिया है वो जाता है और ऑफिशियली क्या कर रहे हैं कि इकोनॉमी और सिक्योरिटी के लिए गए हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी तो बिल्कुल फेल है, तो इकोनॉमी में क्या मदद करेंगे, और सिक्योरिटी जिसमें खुद ही इंटरफेरेंस करते हैं, तो अवश्य ही ऐसा लगता है जहां तो
इंटरफेरेंस के लिए गए हैं। और जो 3-4 दिन का जो वक्फा पड़ रहा है गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए, लगता है उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो हिस्सा जहाँ जो सजेशन पाकिस्तान का है उसके ऊपर में अवश्य ही प्रॉब्लम्स होंगी। तो वो गए हैं वहां पर और भी इंटरफेरेंस करने के लिए। और उनके ऊपर में एक दबाव और भी है चाइना का कि इकोनॉमी के लिए जो चाइना की रिक्वायरमेंट है उसके जाके बात करो और उसके उनकी जो अपॉर्चुनिटी करना चाहते हैं। जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो जगह जगह जाके बोल रहे हैं कि आप तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए बता रहे हैं। और देखिए पाकिस्तान के जो एनएसए हैं वो उन्होंने तो इस हद तक कह दिया कि अमेरिका को कि इमीडिएटली आप रिकॉग्नाइज कीजिए तालिबान को। उन्होंने तो इस बात के लिए धमकी भी दे दी 9/11 का कि एक और 9/11 हो सकते हैं। ठीक है क्योंकि ये सब के पीछे में पाकिस्तान की जो साजिश है, जो चाल है, उसी के लिए ये वहां पर गए हैं DGIS। अदरवाइज इंटेलिजेंस एजेंसी का मुखिया क्यों जाएगा? बिल्कुल जनरल सिंह आप ठीक कह रहे हैं। मोना आलम जी, आपका और हमारा एक ऐसा पड़ोसी जहां पर ज़बरदस्त वॉर जैसी स्थिति है, वहाँ एक नई सरकार बन रही है, एक ऐसी सरकार बन रही है जिस ऑर्गेनाइजेशन पर शक है पूरी तरह से, उसे टेररिज्म से जोड़ के देखा जाता है। कहा जाता है अभी सरकार का फॉर्मेशन हुआ नहीं, नाम आए नहीं सामने, प्रेसिडेंट कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, ऐसे में आपकी खुफिया एजेंसी के चीफ वहाँ पर चले जाते हैं। क्या ये सही है? और फिर ये तर्क दिया जाता है, ये लॉजिक दिया जाता है कि साहब वो तो इकोनॉमी की बात करने गए, वो तो ट्रेड की बात करने गए। तो कहीं आप खुद पाकिस्तान अपने आप एक्सपोज मुना जी नहीं हो रहा है? सईद साहब देखें, आपके भी जो एनवॉय हैं वो कतर में मिले हैं आज से 4 रोज पहले तालिबान से। और मुझे समझ नहीं आता, मैं जो एक चीज जो फैथम नहीं कर पा रही हूँ वो ये है कि भारत के आपके डिप्लोमेटिक जो भी कोर हैं, उनकी मुलाकात अगर तालिबान से हो तो वो जायज है, लेकिन अगर हमारी तरफ से कोई मुलाकात हो तो आप उसको इतनी शक की निगाह से क्यों देखते हैं? मोना जी, कतर में जो हो रहा है वो एक फॉर्मल डायलॉग चल रहा है, उसमें सिर्फ इंडिया पाकिस्तान तो नहीं है, उसमें तो दुनिया के और भी देश हैं। लेकिन क्या होता है हमेशा मुना जी मैं क्या होता है कि ये तो वही बात हो गई ना, बिन बुलाए मेहमान और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मतलब ज़बरदस्ती आप अगर जाकर वहाँ पर जाने लगे, करने लगे हो, बात ऐसी करें जो हजम ना हो कि साहब हम तो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ट्रेड की बात कर रहे हैं। तो क्या इकोनॉमी है, क्या ट्रेड है अफगानिस्तान में, अभी क्या फ्यूचर आपको नजर आता है? और जाकर इस तरह की बातें करते हैं तो ये शक नहीं होता। और वो भी एक आपकी खुफिया एजेंसी के चीफ, क्या वहाँ ट्रेड की बात करने क्या जाएंगे, इकोनॉमी की क्या बात करेंगे? जी सईद साहब, लेट मी एक्सप्लेन दिस। आपके पॉइंट्स बहुत वैलिड है। मैं बात ये करना चाहती हूँ कि देखिए, ट्रेड हो, इकोनॉमी हो, आपको पता है अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है और वो अपनी तमाम ट्रेड के लिए, हर किस्म की ट्रांजैक्शन के लिए पाकिस्तान पे डिपेंड करता है। तो पाकिस्तान में हमारे लिए जो सबसे बड़ा प्री रिक्विजिट आता है उनकी इस डिपेंडेंसी को पूरा करने के लिए, वो आता है सिक्योरिटी प्री रिक्विजिट। हमारी उनसे शिकायत है कि वो हमारे यहाँ दहशतगर्दी कराते हैं, उनकी हमसे शिकायत रही है, लेट्स बी ऑनेस्ट, कि हम उनके यहाँ कराते हैं। तो इसलिए ये सबसे बड़ा प्री रिक्विजिट है। इसी वजह से जब तक ये मामला हल नहीं होगा, सिक्योरिटी का मामला नहीं हल होगा, तो लैंडलॉक्ड अफगानिस्तान की हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, आपको पता है कि चीन सबसे पहला मुल्क है जिन्होंने 15 अगस्त को, जब तालिबान का टेक ओवर हुआ, उन्होंने उस वक्त ही कह दिया था कि हम वहां पर जो तालिबान की रजीम आती है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। यानी और उसके बाद फिर आपने देखा कि तालिबान की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि हम, इसका मतलब ये हुआ कि भले ही ये आपने एक बात तो बहुत ईमानदारी से मोना जी आज मानी है कि टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटीज उनके देश और हमारे देश दोनों में एक दूसरे हम लोग करवाते हैं, लेकिन इसका इल्जाम एक दूसरे पे लगाते हैं। तो जाहिर सी बातें होता है, तभी होता है ना मोना जी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि चाइना, आप चाइना के पिछलग्गू हैं मोना जी। इसका मतलब ये हुआ कि चाइना के पिछलग्गू हैं। चाइना ने बोल दिया कि साहब जो भी गवर्नमेंट बनेगी तालिबान की, हम उसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो आपने कहा कि हम भी करेंगे उससे। तो आपकी अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी और सोच कहाँ है? पाकिस्तान इंडिपेंडेंटली कब सोचेगा मोना जी? सईद साहब, यही आप गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि कल हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हमारे कोई अफगानिस्तान में फेवरेट्स नहीं है, सारे एथनिक ग्रुप्स की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और आपको पता है कि सारे एथनिक ग्रुप्स तो प्रो तालिबान भी नहीं है।
और अगर हम इतने ही कोई चाइना की लाइन टो कर रहे होते तो हमने भी फौरी तौर पर कह देना था कि हम भी रिकॉग्नाइज करेंगे। आज तक हमारा वेट एंड वॉच का स्टैंड है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह चुके हैं कि हम ह्यूमैनिटेरियन मामलात पर नजर रखना चाहते हैं। के चीफ पहुंच जाते हैं, आईएएस के चीफ, और आप इसे वेट एंड वॉच कहती हैं। वेट एंड वॉच तो तब होता है ना, वेट एंड वॉच तो तब होता मुना जी, जब वहां से कोई फॉर्मल कुछ सरकार बन जाती है, कुछ होता है, इन्विटेशन आता, सब कुछ होता।